हाँ जी। बेटा कल हम लोगों ने थोड़ा वो थ्योरी में स्टार्ट कर दिया था लिखना। आपको मैंने टू प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द इन्वेंट्री लिखवाए थे लास्ट टॉपिक। फटाफट बोलिए पहला कौन सा था? पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। पहले लिखें पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। पहले इसकी थ्योरी लिख लो फिर अपन समझेंगे। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, लिखना शुरू करो इसमें। दिस सिस्टम is based on this system is based on physical counting of the goods. This system is based on physical counting of goods. So this is also called physical inventory system. Physical inventory system. ठीक है बेटा, दोबारा बोलता हूं, देख लीजिए। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन फिजिकल काउंटिंग ऑफ द गुड्स, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम। इसमें लिखिए बेटे, इन दिस मैथड inventory is ascertained by taking actual physical count और weight WEIGHT, वेट करते हैं किसी चीज का, तोलना जिसे कहते हैं, वेट और मेजरमेंट फुल स्टॉप। लिख लिया आपने यहां तक? आगे लिखिए, दिस सिस्टम calculates cost of goods sold as below. Cost of goods sold as below. बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है वैसे तो? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हटा दूंगा एक बार, क्योंकि मैं ग्रॉस प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस कंप्यूट नहीं कर रहा, मैं खाली गुड्स की बात कर रहा हूँ। मैं खाली गुड्स जो क्वांटिटी है उनकी बात कर रहा हूँ कि मैंने कहा इतना आया था, इतना मैंने इतना पड़ा था, इतना मैंने और खरीदा और इतना ही मेरे पास बचा हुआ है। केवल गुड्स की बात कर रहा हूँ, एक्सपेंस की बात नहीं कर रहा। तो सीओजीएस का फॉर्मूला कैसे होगा? लिखिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग
ओपनिंग स्टॉक के नीचे लिखेंगे नोन, नोन मतलब अपने को पता है, परचेज के नीचे भी नोन, और क्लोजिंग स्टॉक के नीचे लिखेंगे नोन फिजिकली काउंटेड। फिजिकली काउंटेड। बेटा मैं अभी कुछ समझा नहीं रहा, केवल लिखवा रहा हूं, फिर एक अच्छा सा एग्जाम्पल दूंगा आपको मैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है परपेचुअल और क्या है पीरियोडिक। ठीक है बेटा, एक लाइन छोड़कर लिखें, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम लिखो। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम is a system. Perpetual inventory system is a system of recording inventory balance, record of inventory balance after each receipt, after each receipt, 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 and issue, and issue, full stop. This system is also called, this system is also called continuous inventory system. Continuous inventory system. In this system, cost of goods sold is directly ascertained. Cost of goods sold is directly ascertained, and closing inventory is taken as balancing figure. लिख लिया बेटा, लिखिए क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक के नीचे लिखिए नोन, परचेज के नीचे भी लिख लो नोन, और COGS के नीचे भी नोन। देखो इधर, जब अपने को क्या पता करना था बेटे, तो अपन ने ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज में से क्या लेस किया, और जब क्या पता करना था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज में से क्या लेस कर दिया। अब कर दिया नहीं, मतलब कि हमारे को COGS पता करना था, ओपनिंग भी पता था, परचेज भी पता था, क्लोजिंग भी पता था, तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकला, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन जब हमारे को क्या पता करना पड़ा, यानी ओपनिंग पहले से पता था, परचेज पहले से पता था, और अब हमारे को ये पता था कि अपन ने कितना बेच दिया, इतना था, इतना और आया, इतना बेच दिया, तो बचा कुचा क्लोजिंग होना चाहिए बेटा। ठीक है, अब आपको फिलहाल ज़्यादा समझ में नहीं आया कि पीरियोडिक क्या है, परपेचुअल क्या है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। डीमार्ट का नाम सुना है बेटे, रिलायंस फ्रेश, बिग बाजार, पेंटालून्स,
ये सब क्या है? दीज आर द मल्टी प्रोडक्ट बेचने वाले स्टोर हो गए बेटा। आप में से डीमार्ट में गुड्स किसने खरीदा है? रेज योर हैंड। मोस्टली आजकल सभी लोग इनसे खरीद लेते हैं। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। आप चाहे एक भी रुपए का सामान खरीदें और चाहे 10,000 रुपए का या 20,000 रुपए का सामान खरीदें, आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता है जब बिलिंग का टाइम आता है। अब लाइन में खड़ा होना का कोई वो एग्जाम्पल नहीं है कि आप लाइन में खड़े होते तो परपेचुअल है, नहीं खड़े होंगे तो पीरियोडिक है, ऐसा नहीं। लाइन में खड़ा होना इसलिए हो रहा है कि आप सीधे पैसे देकर नहीं जा सकते, आपको उसकी बिलिंग करवानी पड़ेगी। क्या करवानी पड़ेगी? आपने कभी देखा होगा जब बिलिंग होती है तो वो प्राइस टैग के ऊपर एक बारकोड बना होता है, तो एक स्कैनर होता है उस बिल करने वाले, वो स्कैन करता है, स्कैन करते ही उसके कंप्यूटर में वो डेटा पूरा आ जाता है। वो ऐसा खट 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 करके एंटर मारता है फाइनली, और प्रिंटर में से क्या निकल कर आ जाता है? बिल निकल कर आ जाता है। ठीक है बेटा, उस बिल को कभी ध्यान से देखा हो, हालांकि खाली अपन पैसे देखते हैं कितने का बना, लेकिन अभी घर जाके कभी बिल पढ़ा हो तो ध्यान से देखिएगा, हर एक प्रोडक्ट का कोड बना होता है। आप पार्ले जी का बिस्किट खरीदें, उसका कोड क्या था? आप ब्रिटानिया का बिस्किट खरीदें, उसका कोड क्या होता है? सब कुछ लिखा होता है। क्वांटिटी लिखी होती है, क्वांटिटी के साथ रेट लिखी होती है, और रेट के साथ अमाउंट लिखा होता है। बात समझ में आ गई बेटा? परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब होता है कंटिन्यूअस डेटा रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेंट्री। कब माल आया आपने तुरंत रिकॉर्ड कर लिया, और कौन कौन सी डेट को कब कब आपने गुड्स बेचा आपने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली। अब मुझे एक बात बताओ, डीमार्ट का किसी भी जगह का कोई भी स्टोर क्यों ना हो, वहाँ के स्टोर कीपर को डेफिनेटली अंदाज़ा होगा कि नहीं होगा कि कौन सी डेट को कितना गुड्स तो आया था, और आज तक इस महीने के बिगनिंग से लेकर आज तक कितना गुड्स उसने बेच दिया है, और कितना गुड्स उसके पास गोडाउन में होना चाहिए। पता होगा कि नहीं पता होगा? क्यों? क्योंकि वो माल आने की भी रिकॉर्डिंग कर रहा है और माल जाने की भी रिकॉर्डिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसे कहते हैं कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग सिस्टम या कंटिन्यूअस इन्वेंट्री सिस्टम। बात समझ में आ गई बेटे? आवाज़ नहीं आई मुझे। नेक्स्ट, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। इसे देखो अपन लोग क्या नाम से बोलते हैं? फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम के नाम से ही बोलते हैं। पीरियोडिक में आपको मैंने डेफिनेशन में सबसे पहले लाइन क्या लिखवाई है? दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन एक्चुअल फिजिकल काउंटिंग ऑफ द गुड्स, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम। और इस सिस्टम में हम अपने इन्वेंट्री की काउंटिंग कैसे करते हैं? या तो एक्चुअल काउंटिंग करके आते हैं, या उसका वेट लेकर आते हैं, या उसका मेजरमेंट करते हैं। मैंने डीमार्ट का एग्जाम्पल दे दिया या अदर बिग बाज़ार जैसे स्टोर्स का नाम दे दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम एनी टाइम इनसे ही गुड्स खरीदें। वो तो हम मार्केट में निकलते हैं मन बना के कि वहाँ से गुड्स लेकर आएंगे, तो हम वहाँ जाते हैं। लेकिन डेली प्रोडक्ट में कभी 10 रुपये का, 50 रुपये, 100, 200, 500 रुपये का कोई सामान लाना हो तो अपन डीमार्ट जाएंगे क्या लेने के लिए? हमारी कॉलोनी में जो स्मॉल स्केल जो शॉपकीपर्स होते हैं उनके पास जाते हैं बेटा। अब देखो, मैं आपने भी शायद ये फील किया होगा, मैं भी आपको वो एग्जांपल दे रहा हूँ। आप जब उनके शॉप पर जाते हैं घर का 7-8 दिन का सामान लाने के लिए, तो आप एक कागज़ पे एक मेमोरेंडम से कागज़ ले जाते हैं, आप उसको पकड़ा देते हैं, चाय दाल चीनी वो आपको पकड़ा कर आपके थैले में डाल देता है, और एक कागज़ के ऊपर ये देता है कि ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, जयराम जी की कहानी खत्म। कभी आपको बिल देता है क्या? देगा भी नहीं बेटे, क्योंकि स्मॉल स्केल बिजनेस को बनाने की जरूरत भी नहीं है। उसको कैसे अंदाजा रहे कि आज उसने 23 जून को उसने कितना माल बेचा था, 24 जून को कितना माल बेचा था, 1 जून को कितना माल उसने बेचा था? क्योंकि वो बिल तो बना ही नहीं रहा। बोले ना, बिल तो बना ही नहीं रहा। उसके पास जाके बोले अंकल, बोले हाँ बताओ ना चीनी कितने किलोग्राम पड़ी है? तुरंत नहीं बता पाएगा वो क्या बोलेगा? मेरे पास तो हाँ क्या पड़ेगी? देखनी पड़ेगी। तो ऐसे आंखों से देखकर बताएगा? काउंट, चीनी काउंट करेगा? चीनी का मेजरमेंट लेगा, वेट लेगा कि नहीं लेगा? फिजिकली उसका वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? फिजिकली वो काउंटिंग के ऊपर बेस्ड हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन डीमार्ट का ओनर नहीं, डीमार्ट का जो स्टोर कीपर होगा, दामानी साहब थोड़ी बताएंगे चीनी पड़ी है नहीं पड़ी है। तो जो स्टोर कीपर होगा उसको अंदाज़ा रहेगा कि उसके पास मैगी 100 ग्राम वाले कितने पैकेट पड़े हैं, 200 ग्राम वाले कितने पैकेट पड़े हैं, हॉर्लिक्स कितना पड़ा है, बोनवीटा कितना पड़ा है, टूथपेस्ट कितने पड़े हैं, सब कुछ पता है उसे। क्यों? क्योंकि वो गोडाउन में जाकर काउंटिंग नहीं कर रहा, उसने अपनी प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है? टेल मी यस और नो बेटा। अच्छा एक बात और,
अगर मैंने आपको, आपका बैच कौन सी डेट से शुरू हुआ था? 4 अप्रैल, मई से हुआ, ओहो 4 मई से हुआ था। मई और जून, अभी 2 महीने खत्म नहीं हुए ना। मैंने आपको 5 मई को BRS का चैप्टर जरूर पढ़ाया होगा, पर यार कौन सा टॉपिक पढ़ाया था उस टाइम पे, कौन सा इलस्ट्रेशन पढ़ाया था, आपको याद है क्या? कौन सा इलस्ट्रेशन कराया था? अब देखो, अब मस्ती मजाक अलग बात है। अच्छा, कंसाइनमेंट में इलस्ट्रेशन नंबर 4 कौन से थे पढ़ाया था, बताओ थे? नहीं पता ना आप लोगों को? नहीं पता ना, मेरे को पता है। मैंने हर एक चीज़ को क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि फलाने बैच में फलाना टॉपिक मैंने कौन सी डेट को पढ़ाया था। तो अगर आप मुझसे कहीं पूछोगे कि सर ये बताना कौन सी डेट पढ़ाया था, बोलूँगा रुक बेटा, क्या करूँगा, मोबाइल निकालूंगा, जो मैंने बना रखा है उसमें डेटा बता दूंगा, बेटे मैंने आपको इस डेट को इस दिन पढ़ाया था, इलस्ट्रेशन नंबर 4 के साथ 3 भी पढ़ाया था, देख लेना। मैं परपीचुअल मेथड फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? बात समझ में आ गई? जब हम हर एक एक्टिविटी का रिकॉर्ड मेंटेन बराबर करते हैं तो उसे कहते हैं परपीचुअल सिस्टम। क्या कहते हैं इसे? बात समझ में आ गई? अब एक बात और बताइएगा, आपके घर के बाजू में जो किराना स्टोर चला रहे हैं, स्मॉल स्केल बिजनेस जो कर रहे हैं, क्या वो हर दिन अपनी इन्वेंट्री क्या वो सही सौरव ने कह दिया सही इलस्ट्रेशन 3 पढ़ाया था, और वास्तव में मैंने इलस्ट्रेशन 3 पढ़ाया था, क्योंकि शुरुआत में फर्स्ट और सेकेंड ही पढ़ाया जाता है। 4 को शुरू हुआ था ना कोर्स आपका। चलो छोड़िए, मुद्दे की बात नहीं है, यू आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट। तो मैं आपसे कह रहा था कि आप उनको अगर ये पता हो कि अंकल जरा मुझे बताओ ये आपके गोडाउन में चाय कितना पड़ा है, चीनी कितना पड़ा है, टूथपेस्ट कितना पड़ा है, बेटा वो इमीडिएटली आपको जवाब नहीं देंगे। लेकिन हम तो बोले नहीं नहीं हमें तो बताओ बताओ कितना पड़ा है, तो बोलेंगे जरा 5 दिन बाद में आना। क्या बोलेंगे वो? 5 दिन। वो 5 दिन बाद में क्यों आना बोल रहे हैं बताइए? उनको इन चीज़ को फिजिकली काउंट करने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो क्या वो ये काम रोज कर सकते हैं क्या? वो ये काम रोज नहीं कर सकते। उन्हें क्या करना पड़ेगा बताइए? ये काम पीरियोडिकली करना पड़ेगा। फटाफट बोलो, क्या करना पड़ेगा? पीरियोडिकली। आ गई क्या बात समझ? पक्का? अब पीरियोडिकली ये काम करना पड़ेगा, तो इसीलिए इस मेथड को क्या नाम देते हैं? पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। लेकिन जो डीमार्ट है वो कितना माल आया उसका डेटा इमीडिएट रिकॉर्ड हो गया, जो माल चला गया उसका डेटा इमीडिएट रिकॉर्ड हो गया, उसको डेली बेसिस पर डेटा रिकॉर्ड हो रहा है, तो कभी भी पूछ लो कितना माल कितना पड़ा है तुरंत बता देगा। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम नहीं बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे? परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। बात समझ में आ गई क्या बेटे? पक्की बात समझ में आ गई? नाउ ध्यान लगाइए, मुझे क्या पता करना था? अगर आप स्मॉल स्केल बिजनेस चलाते हैं, आपके पास जब पिछली बार आपने इन्वेंट्री गोडाउन में कितनी पड़ी है ये पता की होगी, तो वही क्लोजिंग आपका क्या बना होगा? ओपनिंग। जो ये आपको पहले से पता है कि नहीं? क्योंकि आपने गुड्स खरीदी है, आपने पैसे दिए हैं, आपको पैसे देने हैं, तो आपको ये हमेशा पता रहेगा कि मैंने कितने रुपए का माल खरीदा। बात समझ में आ गई क्या? मान लीजिए आपके पास माल पहले कितने का पड़ा था? 5 लाख। आपने करंट पीरियड में कितने रुपए का गुड्स और ख़रीद लिया? 18 लाख। अगर एक भी यूनिट नहीं बिकी होगी तो आपका जो क्लोजिंग इन्वेंट्री गोडाउन में होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए? 23 लाख। पक्का? लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ कि आपने इस पीरियड के दौरान कितना माल बेच दिया। आपके 2 तरीके थे। जब जब आप कस्टमर को गुड्स बेच रहे थे तब तब आप कस्टमर के गुड्स का बेचने का हिसाब अपनी बुक्स में रख लिए होते। इस दिन इतना माल बेचा, इतनी यूनिट बेची, इतना इतना बेचा, तो आपको पता होता कि मैंने कितना माल बेच दिया है। लेकिन आपने तो कोई डेटा रिकॉर्ड ही नहीं किया, आप कैसे पता करेंगे? चलो गोडाउन में चलते हैं। गोडाउन में होना कितना चाहिए था? अब हम काउंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? काउंट। पड़ा हुआ मटेरियल काउंट कर रहे हैं। पड़े हुए मटेरियल को क्या नाम देते हैं? हमें कैसे पता चलेगा? फिजिकली काउंट। हमने फिजिकली काउंटिंग करी और हमारे को पता चला कि हमारे पास इन्वेंट्री कितना ही बचा है। अरे था कितने का? खरीदा कितने का? 23 लाख में से बचा कितने का? कहाँ गया बाकी का? अजम्पशन है बेच दिया होगा, क्योंकि लाए किसके लिए थे? पड़ा हुआ नहीं है, मतलब क्या ही कर दिया होगा? बे। बात समझ में आ गई? 23 माइनस 4 बराबर आपने 19 लाख का कॉस्ट का गुड्स जो है वो बेच दिया होगा ना बेटे। बात समझ में आ गई? लेकिन अब आप दूसरे वाले केस में आइए। अगर आप एक ऐसा बिजनेस करते हैं जहाँ पे आपने प्रॉपर बिलिंग सिस्टम बना रखा है, तो आपके पास हर चीज़ का हिसाब होगा कि नहीं होगा?
आपके पास पहले से कितना पड़ा था वो आपने पिछली बार जब प्रॉपरली वैल्यूएट किया होगा तो वही क्लोजिंग इस बार ओपनिंग हो गया होगा। आपने जितना पैसा दे दिया या जितना पैसा आप दोगे उसका अंदाजा आपको पहले से होगा। आपने कहा पड़ा हुआ कितने का था, अभी हमने और कितने का खरीद लिया। अब मुझे ये पता करना है कि मेरे गोडाउन में गुड्स बचा हुआ कितना है। तो गोडाउन में जाकर देखने की बजाय पहले जो मैंने सिस्टम बना रखा है उसी में चेक कर लूँ। अरे था कितना और खरीदा कितना, होना कितना चाहिए, 23 लाख होना चाहिए। गोडाउन में जाकर देखने की बजाय पहले सिस्टम में चेक कर लो कितना बेच दिया। इतना था इतना बेच दिया, जो बेच दिया वो नहीं होगा गोडाउन में, जो नहीं बेचा वो गोडाउन में बचा होगा कि नहीं बचा होगा। हम गोडाउन में जाएं कि कंप्यूटर सिस्टम चेक करें। कंप्यूटर सिस्टम खट 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 चेक किया और अपने को पता चला कि वहाँ तो हम लोग क्या कर चुके हैं, 16 लाख रुपए का गुड्स बेच चुके हैं। था कितने का और कितना, 23 लाख में से कितना बेच दिया, कितना बचा, इतना होना चाहिए। दिस शुड बी द क्लोजिंग स्टॉक। इसीलिए मैंने कहा था कि हम इसमें क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंसिंग फिगर लेते हैं और इधर हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बैलेंसिंग फिगर लेते हैं। बात समझ में आई बेटा? अब आपको एक बात बताता हूँ, आप बताइए आपको दोनों में से ज़्यादा सही कौन सा लग रहा है? परपीचुअल। परपीचुअल का बेनिफिट है यार 4 लाख रुपए का बचा हुआ है तो आपको मानना ही पड़ा कि मैंने 19 लाख का माल बेच ही दिया होगा। मेरी इस जेब में 100 रुपये सुबह पड़े थे। सुबह जब मैं 100 रुपये गड़े के घर से निकला तो 100 रुपये पड़े थे। आपकी क्लास में आने से पहले मेरे को 3 जन से कुछ हजार रुपये मिल गए, तो 3,100 रुपये हो गए मेरी जेब के अंदर। बोलिए, अब मैं आपकी क्लास पढ़ाने के बाद किसी जगह कोई शॉपिंग करने जाऊंगा, 3,100 रुपये है मेरे पास, आई एम गोइंग टू फॉर द शॉपिंग। शाम को जब मैं घर जाके पहुंचूंगा तो मेरे घर वाले मुझसे पूछेंगे कितने रुपए का सामान खरीदा। तो मैंने कहा ये मैंने हिसाब तो नहीं लगाया मैंने कितने रुपए का सामान खरीदा, हाँ मेरे जेब में कुछ पैसे पड़े हैं, मैंने निकाल के रख दिए 500 रुपये। मैंने निकाल के रख दिए 500 रुपये। बताओ मैंने कितने का सामान खरीदा? खरीदा होगा, बेनिफिट उठाया होगा पक्का। लेकिन आपने 26 रुपये का सामान खरीदा होगा यही माना क्योंकि पड़े ही कितने आपके पास। हो सकता है 100-200 का नोट चोरी भी हो गया, हो सकता है पैसे देते टाइम 500 के नोट की बजाय 100 का नोट चिपक के चला गया, तो वो तो नुकसान हो गया था कि नहीं हो गया था। लेकिन नुकसान को तो मैंने क्या मान लिया, सेल्स मान ली। अरे जो भी थी बात समझ में आ रही है? आपके पास पढ़ाई कितना है तो आपने माना 19 का बिक ही गया होगा। अरे कुछ चोरी भी तो हो सकता है गोडाउन में पड़ा पड़ा। आपके गोडाउन में अनाज का काम है, अनाज पड़ा है, चूहे वगैरह हो जाने से जो 1 किलोग्राम भी अगर गेहूं खराब हो गया वो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थोड़ी था, बेचा थोड़ी था आपने, चूहों को थोड़ी बेचा था आपने। लॉस हो गया कि नहीं हो गया? आप इसमें एबनॉर्मल लॉस को भी क्या कर लेते हो, शामिल। बात समझ में आ गई? एक दूसरा आपका कंट्रोल भी नहीं होता। बताओ इधर कंट्रोल कैसे नहीं, इधर देखो, होना कितना चाहिए, कितना। अब जाओ गोडाउन में चेक करके आओ। चलो गोडाउन में चलते हैं, 7 लाख का ही पड़ा हुआ है, इसका मतलब कहीं पर भी कोई डिफरेंस नहीं है। ये है स्टोर कीपर, मैं हूँ मालिक। मैंने कहा भाई पहले से कितना पड़ा था, आया कितना, कितना हो गया, रिकॉर्ड के हिसाब से देख रहा हूँ अपन ने बेच कितना दिया। बेटा गोडाउन में कितना होना चाहिए, 7 लाख। चल गोडाउन में, चलो भाई हमने इन्वेंट्री को काउंट किया, कितना ही निकला, 7 लाख। इसके जान में जान आएगी कि नहीं आएगी? गोडाउन में निकला 6 लाख रुपए का। कहाँ है 1 लाख? कुछ समझ में आ रहा है क्या? इसके ऊपर मोरल प्रेशर रहेगा कि नहीं रहेगा? हम इजीली पता कर पाएंगे 1 लाख कहाँ गया। अब इस पर इसको शक की निगाहों से तुरंत नहीं देखना चाहिए, देखेंगे लेकिन तुरंत नहीं देखेंगे। कुछ कारण हो सकता होगा, हो सकता है हमने गुड्स खरीद तो लिया, रिसीव नहीं हुआ। हमने गुड्स खरीद तो लिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ। बुक्स में तो गुड्स खरीदने की एंट्री हो जाएगी ना, लेकिन रिसीव नहीं हुआ तो फिजिकली गुड्स थोड़ी आएगा हमारे पास, इसकी गलती नहीं है। हमने खरीदा कितने का, अपने को रिसीव ही कितने का हुआ, पक्का। फिजिकली पड़ा कितना था, फिजिकली कितना आया, 17 + 5 22 - 16, तो फिजिकली 6 ही पड़ा होगा ना। पड़ा भी है कि नहीं? तुरंत इसको नहीं पकड़ना, इसको दबोचना नहीं, तो पागल पैसे कहाँ गए, ऐसे नहीं।
अपने को पहले देखना पड़ेगा, यानी कि वी कैन गो फॉर द रिकॉन्सिलिएशन ना बेटे। आपको बीआरएस का जब मैंने फर्स्ट लेक्चर किया तो मैंने एक बात कही थी, अगर आप कैश बुक ही नहीं बनाते तो बेचारा जो बैंक बता रहा है वो पासबुक को सत्य वचन मानते हुए आगे चलना पड़ेगा ना बेटे। लेकिन आपने क्या बना रखी है, तो फिर पासबुक ये बता रही है आपके हिसाब से इतना आप रिकंसाइल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आपको परपेचुअल का बेनिफिट दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया। एक बात और, जब आप पहले वाले केस में शॉपकीपर से बोल रहे थे बताना आपके गोडाउन में कितना कितना इन्वेंट्री कितना कितना पड़ा है, क्या इमीडिएटली बता पा रहा था क्या? क्या बोला था 5 दिन बाद में आना। मैं कहा 5 दिन बाद में क्यों? बोले मैं इन्वेंट्री की काउंटिंग करूंगा। बेटा इस काउंटिंग करने में 5 दिन चले गए कि नहीं चले गए? इस 5 दिन के दौरान आपको अपनी दुकान को बंद रखना पड़ेगा, क्योंकि इधर तो आप काउंटिंग कर रहे हो, इधर माल आ गया फिर काउंटिंग बिगड़ गई, फिर आपने काउंटिंग कर ली, फिर कस्टमर आके माल लेके चला गया फिर काउंटिंग बिगड़ गई। तो आपको अपने ऑपरेशन को क्या करना पड़ता है? सस्पेंड। बंद नहीं करना पड़ता, क्या करना पड़ता है? सस्पेंड। उन 5 दिनों के दौरान 1 रुपए का भी माल बिकता तो आपको प्रॉफिट होता कि नहीं होता? लेकिन इधर परपेचुअल की बात कीजिए, आपको गोडाउन में जाकर फिजिकली चेक करने की हमेशा जरूरत होगी क्या? नो। आप अपनी डिसीजन मेकिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड को देखकर पता कर सकते हैं ना कि इतना मैगी था, इतना मैगी बिक गया, इतना ही मंगवाना है। जाकर फिजिकली काउंट करने की जरूरत नहीं है। बेटे बात समझ में आ गई? एक आखिरी एग्जांपल देता हूँ, शायद आपको भी ये कभी ना कभी फेस करना ही हुआ होगा, मेरे को तो फेस हुआ था। मैं बहुत छोटा था तो मम्मी मुझे क्या करती थी, अपने जो मार्केट है ना चांदपुर वगैरह, बड़ी चौपड़ छोटी चौपड़, तो जब दिवाली के कपड़े दिलाती थी ना तो ले जाते थे साहब। तो जो दुकानें होती थी ना, छोटी छोटी दुकानें जिसमें वो डब्बों में, छोटे छोटे बच्चों के जो डब्बों में ही आते थे, वो निक्कर टी शर्ट पहन के, तो वो अंकल क्या करते, मेजरमेंट लेते, फिर वो एक बड़ी सी स्टूल लगाकर कभी ये डब्बा उतारते, कभी इसको खोल के देखते, इसमें तो नंबर नहीं है, वापस बंद करके यहाँ रख देते, मतलब पूरी दुकान का चक्कर काट के कहते थे मैडम ये तो नहीं है। टाइम वेस्ट हो गया कि नहीं हो गया? टेल मी यस और नो। वो उनके पास ये इन्वेंट्री है कि नहीं है, इन्हें कैसे पता चल रहा है? फिजिकली चेक करके पता चल रहा है ना। टेल मी यस और नो। अब हम बड़े हो गए, पैसे कमाने लग गए, अब हम तो शोरूम में जा रहे हैं साहब। हम गए लिवाइस के शोरूम में, वहाँ पे आपको जींसेस दिखाई दे रही हैं, टी शर्ट शर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। मैंने देखा कि मुझे लार्ज साइज़ का शर्ट नहीं दिख रहा, लार्ज साइज़ की जीन्स मुझे नहीं दिख रही। तो मैं अटेंडेंट को बुलाऊंगा और ये कहूँगा इसमें नंबर है क्या? वो बोलेगा रुको सर देख के बताता हूँ। क्या करके बताता हूँ? बताओ, देख के। वो स्टोर रूम में जाना चाहिए था ना, जीन्सेस तो वहीं पड़ी होगी ना, लेकिन वो स्टोर रूम में नहीं जा रहा। स्टोर रूम था यहाँ, वो मुड़ा इधर और गया कंप्यूटर में देखने। मैं कहा पागल, स्टोर रूम इधर है, जीन्स वहाँ पड़ी है, कंप्यूटर क्या पीसीओ में घुसेट रखी है क्या? क्या करेगा, क्या कर रहा है वो? स्टॉक रिकॉर्ड जो बना रखा है, ब्लैक कलर की इस नंबर की जीन्स इस दिन आई थी, कितनी बिक गई, स्टॉक 1 है कि 2 है कि 0 है, फटाफट देख के बता देगा कि नहीं बता देगा? विच वन? मेरा पहले वाला एग्जाम्पल तो कौन सा था? पीरियोडिक यानी कि फिजिकल। दूसरा वाला कौन सा था? परपेचुअल यानी कि कंटिन्यूअस। बात समझ में आ गई बेटे? एवरीबडी अंडरस्टूड? एक लाइन छोड़कर लिखें, डिफरेंस बिटवीन periodic and perpetual inventory system. Difference between periodic and perpetual inventory system. कॉपी के बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, पार्टीशन कर दे पेज का। लेफ्ट साइड में तो लिख लें पीरियोडिक, और राइट साइड में लिख लें परपेचुअल। पीरियोडिक और दूसरा परपेचुअल। पीरियोडिक में लिखेंगे दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन physical counting of goods. This system is based on physical counting of goods. Perpetual में लिखिए this system
is based on book records. This system is based on book records. हाँ जी, डीमार्ट क्या कर रहा था? अकाउंटिंग कर रहा था, डेटा रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन जो स्मॉल स्केल बिजनेसमैन थे वो अकाउंटिंग नहीं कर रहे थे। उनके पास कितना माल पड़ा है ये उन्हें फिजिकली काउंट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको फिजिकल में तो क्या लिखवाया, दिस इज बेस्ड ऑन फिजिकल इन्वेंट, और दूसरे में क्या लिखवाया, दिस बेस्ड ऑन बुक रिकॉर्ड्स। सेकेंड लिखो, पीरियोडिक में लिखिएगा, दिस सिस्टम provides information, this system provides information regarding inventory, regarding inventory and cost of goods sold, and cost of goods sold at particular date, at particular date। क्या आप रोज गोडाउन में जाकर गुड्स की फिजिकल काउंटिंग करते हैं? आपने एक सिस्टम बना लिया, हम हर 15वें दिन के अंदर गोडाउन में जाएंगे और हर 15 दिन के बाद चेक कर लेंगे कितना माल हमारे पास पड़ा हुआ है। जो पड़ा हुआ है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा और जो नहीं पड़ा हुआ हमने बेच दिया होगा। एट ए पर्टिकुलर डेट हो गया। लेकिन जब आप कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपको हर चीज़ का अंदाजा एनी मोमेंट होगा कि नहीं होगा। परपेचुअल में लिखिए, दिस सिस्टम प्रोवाइड्स continuous information, this system provides continuous information of inventory and cost of goods sold, and cost of goods sold। लिख लिया बेटे? थर्ड लिखिए, पीरियोडिक में लिखेंगे हम लोग थर्ड। In this system, cost of goods sold is taken as balancing figure। Cost of goods sold is taken as balancing फिगर। बात समझ में आ गई बेटा? बोलिए। दूसरा लिखेंगे परपेचुअल में। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपन ने बैलेंसिंग फिगर कहाँ पता किया था? पीरियोडिक में। लेकिन हम क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पता करते हैं? परपेचुअल में लिखें, इन दिस सिस्टम क्लोजिंग स्टॉक इज ascertained as balancing figure। बैलेंसिंग फिगर लिख लिया? क्लोजिंग स्टॉक इज असर्टेन्ड एज बैलेंसिंग फिगर। कितने पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गए बेटा? फोर्थ लिखिए, दिस मैथड, पीरियोडिक में लिख रहे हैं हम लोग, दिस मैथड इज सिंपल and less expensive। बताओ सिंपल है कि नहीं? गो डाउन में जाइए, इन्वेंट्री पता कर लीजिए, सिंपल। एक्सपेंसिव क्यों नहीं है? ना अकाउंटेंट रखना पड़ा, ना कंप्यूटर लाना पड़ा, ना बिजली पानी का खर्चा, पानी तो नहीं, ना बिजली का खर्चा, ना कोई प्रिंटर का खर्चा, है ना? लेकिन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या होगा? कॉस्टलियर मेथड, एक्सपेंसिव मेथड है। लिखिए परपेचुअल में, दिस सिस्टम इज अ कॉस्टलियर मेथड। अच्छा, कॉस्टलियर मेथड कैसे होगा? जब आप लोग बिलिंग करवाते हो शॉप पे तो आपने कंप्यूटर देखा बेटा, स्कैन करने वाला सिस्टम देखा, जो पर्सन बिलिंग कर रहा है उसके सैलरी जाएगी बेटे, जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है उसका बिल आएगा, जो आप लोग बिल बना रहे हैं उसका स्टेशनरी खर्चा हो रहा है,
और कल को ये खराब हो जाएंगे तो इनका रिपेयर भी करवाना पड़ेगा, तो ये कौन सा मेथड हो गया, कॉस्टली है। लेकिन क्योंकि परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के फायदे इतने हैं कि इस मेथड को क्या नहीं करता है, कॉस्टलियर नहीं बनाता अगर इनडायरेक्टली बात करें तो। और पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम के नुकसान है, इसलिए दिखने में तो एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन इसके नुकसान थोड़े ज़्यादा होने से ये इनडायरेक्टली क्या हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है। आपको मैंने एग्जाम्पल दिया, सामने आ गया था ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि माल चोरी हुआ कि नहीं हुआ। आप तो देखोगे कि कितने पड़े हैं, यही हमने क्या कर लिए होंगे, बेच दिए होंगे बाकी के, जबकि हमने अंदाज़ा ही नहीं है कि जो नहीं पड़ा वो बिका हुए ज़रूरी नहीं है, जो नहीं पड़ा वो चोरी भी तो हो सकता है ना बेटे। यानी कि हम लोग पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में क्या कैलकुलेट नहीं कर पाते, एबनॉर्मल लॉस नहीं कैलकुलेट कर पाते, जबकि परपेचुअल में हम लोग क्या कैलकुलेट कर पाते हैं, एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि अपने को पता होता है इतना होना चाहिए था और अब पड़ा इतना ही है। तो रीज़न ऑफ डिफरेंस आइडेंटिफाई करके हम एबनॉर्मल रीजंस को भी पता कर सकते हैं। एम आई राइट बेटा? कितने पॉइंट लिख लिए आपने? 5th और लिखिए। पीरियोडिक में लिखिएगा, दिस सिस्टम रिक्वायर्स, पीरियोडिक में बोल रहा हूं, दिस सिस्टम रिक्वायर्स क्लोजर ऑफ बिजनेस, क्लोजर ऑफ बिजनेस ड्यू टू फिजिकल काउंटिंग ऑफ गुड्स, क्लोजर ऑफ बिजनेस ड्यू टू फिजिकल काउंटिंग ऑफ गुड्स। आपको समझाया था ना मैंने अभी कि अगर आप गुड्स के फिजिकल काउंटिंग करते रहेंगे तो आपको साल में अगर आप 10 बार फिजिकल काउंटिंग करोगे तो एक दिन में ही सारा काम भले ही हो रहा हो, लेकिन 10 दिन दुकान बंद करनी पड़ी ना आपको। उस 10 दिन में 1 रुपये का भी माल नहीं बिक पाया तो आपका डायरेक्ट लॉस था कि नहीं था? लेकिन परपेचुअल में ऐसा नहीं है। परपेचुअल में आपको फिजिकल काउंटिंग बार बार नहीं करनी पड़ती। आपने क्या कर रखा है, हर दिन अपने रिकॉर्डिंग को, गुड्स का रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है। जिस दिन आपकी इच्छा उस दिन क्या चल जाना, गोडाउन में चल जाना और फिजिकली गुड्स काउंट कर लेना, बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा एक बात और है, इसके ऊपर मोरल प्रेशर रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ये हर कोशिश करेगा कि बुक्स के हिसाब से फिजिकल इन्वेंट्री क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। बात समझ में आ गई बेटा? 5वें पॉइंट में कुछ लिख लेना, क्लोजर ऑफ बिजनेस परपेचुअल में लिखे। इन दिस सिस्टम इन्वेंट्री कैन बी असर्टेन्ड, in this system, perpetual में लिखवा रहा हूं बेटा, in this system inventory can be ascertained without affecting the operations of the business, without affecting the operations of the business. Am I clear बच्चा लोग? एक और लिख लो बस लास्ट, पीरियोडिक में, इन दिस सिस्टम, पीरियोडिक में, इन दिस सिस्टम इन्वेंट्री कंट्रोल is not possible. Inventory control is not possible. लेकिन परपेचुअल में ऐसा हो सकता है क्या? लिखो, this system provides control over the inventory, provides control over the inventory, full stop. बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल सुनो, तुम्हारी कॉपी रोज चेक करूं कि तुमने होमवर्क किया या नहीं किया, तो तुम्हारे पर मोरल प्रेशर बना रहेगा क्या? सर रोज क्या करते हैं, होमवर्क चेक करते हैं, तो होमवर्क रोज करोगे कि नहीं करोगे? अब तुम मुझसे डांट खाओ, रोज पिटाई खाओ, लेकिन एंड में फ़ायदा तुम्हारा ही होगा कि नहीं होगा? क्या तुम्हारा होमवर्क बराबर रहा, एग्जाम में तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए? लेकिन मैं तुम्हें आज होमवर्क दे रहा हूँ, आज चेक नहीं कर रहा, कल होमवर्क दे रहा हूँ, कल चेक नहीं कर रहा, 1 महीने बाद चेक करूँगा या रैंडमली चेक कर लूँगा, तो जिसने होमवर्क नहीं कर रखा उसी को नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कंट्रोल, आपके ऊपर से कंट्रोल गायब हो गया कि नहीं हो गया? कहने का मतलब ये है
अगर इसको ये पता है कि बिजनेस का जो मालिक है वो माल आने की एंट्री करता है, माल जाने की एंट्री नहीं करता, तो ये बता देगा कि जो माल पड़ा हुआ नहीं है वो आपने बेच दिया होगा। तो मालिक को क्या पता, वो तो ये बेचारा ये सोचेगा जो नहीं पड़ा मतलब बिका ही होगा ना। बोलिए प्लीज। लेकिन अगर मैंने इन्वेंट्री कंट्रोल बनाने के लिए माल आने और बोलो बेटा, गुड्स में कैश बैलेंस कैसे चेक होगा? गुड्स बेटा आप तो अकाउंटिंग ही नहीं कर रहे हो ना। आप आपके शॉपकीपर जिनसे आप माल खरीदते हो वो आपको पहले बोलता है कि बेटा देखो माल बाद में लेना, पहले आपका नाम बताओ। आपका नाम पूछेगा, बोले बेटा बाद में उतरना, पहले मैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स की एंट्री करके नरेशन डालूंगा, बीइंग गुड सोल्ड टू यू। नहीं करता ना। कैसे अंदाजा? जो जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर रहा उसे कैसे अंदाजा? मैंने ये तो बताया था अभी, पासबुक मैंने क्या नहीं बना रखी, तो बैंक जो बता रहा है वही मेरा बैलेंस होगा कि नहीं होगा? मैंने क्या बना रखी है, तो मैं देखूंगा मेरे हिसाब से इतना होना चाहिए और बैंक के हिसाब से इतना होना चाहिए, तब रिकंसाइल करूंगा कि नहीं करूंगा। बात क्लियर है? आखिरी में क्या लिखा अपन ने? प्रोवाइड्स द कंट्रोल ओवर द इन्वेंट्री। ऑल क्लियर बेटा? एक लाइन छोड़कर लिखेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। लिखिए नंबर 1, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन FIRST, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले आया पहले गया, शॉर्ट में इसे क्या बोलते हैं? फीफो, FIFO, फीफो। दूसरा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो, LIFO, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। थर्ड लिखिए एवरेज प्राइस मेथड, एवरेज प्राइस मेथड। फोर्थ लिखो बेटा वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। कितने लिख लिए बेटे? 4। फिफ्थ लिखिए एडजस्टेड एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। 6 लिखो बेटा स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। चलिए फटाफट एक बार रिपीट कीजिए मेरे साथ। पहला दैट इज फीफो, सेकेंड लीफो, थर्ड वन एवरेज प्राइस मेथड, फोर्थ बोलिए। ये वेटेड एवरेज आपने वो गुडविल में भी डिस्कस किया हुआ है, वेटेड, हाँ बस वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोलते थे, यहाँ पे क्या हो गया? वेटेड एवरेज प्राइस। फिफ्थ बोलिए मतलब एक ऐसा मेथड इसमें सेलिंग प्राइस में कुछ एडजस्टमेंट करते तब इन्वेंट्री निकल कर आती है। और नेक्स्ट, ठीक है, दिस इज द नेम स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। बेटा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये जो मेथड्स है ना, गुड्स दो तरह की होती है, इंटरचेंजेबल और इंटरचेंजेबल जो नहीं होती, नॉट इंटरचेंजेबल, इंटरचेंजेबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरचेंजेबल? मार्कर पेन देखें आप लोगों ने, या देना एक बार, एक जैसा पेन नहीं है। मान लीजिए हाँ ये एक जैसे पेन आ गया, नहीं ये भी जैसा, एक जैसे ही क्या? चलिए मान लीजिए एक दो एक जैसे पेन ये आ गए ना, वेरी गुड। आपको दोनों पेन एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, दीज आर इंटरचेंजेबल। मैंने शॉपकीपर, ऊपर करो इसको, दिखाओ बच्चों को, रखना। मैंने शॉपकीपर से बोला शॉपकीपर ये पेन कितने का है? बोल 10 रुपए का। शॉपकीपर बोलता है 10 रुपए का। मैंने कहा इसको हटाओ, ये कितने का है? बोल 10 रुपए का। क्या बोल रहा है ये? 10 रुपए। मैंने कहा ये बताओ ये कितने का? ये क्या बोलेगा? भाई साहब कोई सा भी ले लो, सब क्या है?
क्योंकि ये पेन एक दूसरे से इंटरचेंज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। इसको बनाने में, खरीदने में, यहाँ तक लाने में जो कॉस्ट लगी होगी वो सेम कॉस्ट लगी होगी। बात समझ में आ गई? नाउ टेक दिस पेन ऑल्सो, तीनों पेन दिखाओ। भाई साहब ये पेन कितने का? 10 रुपए का। भाई साहब ये वाला पेन कितने का? और भी ऐसे ही 10 पेन थे, मैंने पूछ लिया। इस कर मैंने पूछा नहीं, मैंने कहा लाओ ये दे दो, और मैंने जेब में से 10 रुपए दे दिए। ये बोलेगा सर 1000 रुपए। अरे सुनो ना, अच्छा 1.5 लाख कितने रुपए? 1000, 1000 रुपए दो। मैंने बोला अरे 1000 रुपए कैसे, तुम्हें 10 रुपए बताए थे। बोले वो उन पेन के बताए थे, उनमें से चाहे तुम कोई सा भी ले लो, वो क्या है, सिमिलर है, इंटरचेंजेबल है। ये इंटरचेंजेबल नहीं है, क्योंकि इन पेन को बनाने में जो खर्चा आया, जो कॉस्ट आई, या फिर जो टेक्नोलॉजी काम में हुई, वो उस हिसाब से अधिक। ये इसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी दूसरी ली गई, मटेरियल दूसरा लिया गया। बात समझ में आ रही है? तो ये कौन सा हो गया? नॉट इंटरचेंजेबल। बात समझ में आ गई बेटा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है फर्स्ट, जो रेट का माल हमारे पास सबसे पहले आया, उस रेट का माल हम सबसे पहले निकाल देंगे। देखो इसकी रिकॉर्डिंग किस तरीके से होती है। आपके स्कूल में एक अटेंडेंस रजिस्टर्ड हुआ करता था क्या? स्टूडेंट का नाम होता था, डेट होती थी, आया नहीं आया, प्रेजेंट एब्सेंट होता था। तो उसी तरीके से कौन सी गुड्स कब आई, कितनी गुड्स कब चली गई, उसका भी एक रजिस्टर होता है, जैसे नाम देते हैं स्टॉक रजिस्टर, या स्टॉक लेजर, या स्टोर रजिस्टर, या स्टोर लेजर। यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ? स्टॉक लेजर। बेटा अगले आधे घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 10-15 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। क्या है ये स्टॉक लेजर? लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देख लो, समझ आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम इज ऑफ डेट। कौन सा कॉलम? रिसीट, मतलब गुड्स आई। इशू मतलब चली गई। बैलेंस, कितनी बच गई। ठीक है बेटा? क्यू मतलब क्वांटिटी, आर मतलब रेट, ए फॉर अमाउंट। ओके बेटा, समझे आप लोग? ना मान लीजिए आई एम द स्टॉकिस्ट ऑफ शुगर। किसका प्रोडक्ट है मेरे पास? क्या प्रोडक्ट है मेरे पास? शुगर। शुगर मैं खरीदता हूँ, शुगर मैं बेच देता हूँ। 1 मार्च 2022 के दिन मेरे पास 1000 किलोग्राम शुगर 2 रुपए वाली, मान लो कितने रुपए वाली? 2 रुपए वाली, पहले से मेरे पास फिजिकली अवेलेबल थी। कितने रुपए का गुड्स पड़ा था मेरे पास? आ गई बात समझ? मैंने 10 मार्च 2022 को कुछ 3000 किलोग्राम शुगर खरीदी तो कौन से कॉलम में लिखूं? रिसीट। कितने रुपए के हिसाब से? 3 रुपए के हिसाब से। बेटा ये ऐसे होता थोड़ी है, वैसे नहीं होता, ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। समझना है कि स्टोर लेजर इस तरीके से बनाया जाता है, बाकी तो जो क्वेश्चन में देगा वो करेंगे। कितने रुपए का गुड्स खरीद लिया? बात समझ में आ गई? इस दिन मैंने कोई मटेरियल इशू नहीं किया। नाउ मेरे पास 10 तारीख की इवनिंग यानी क्लोजिंग के टाइम पे 2 तरह की रेट का माल आ गया। 2 रुपए वाली तो कितने किलोग्राम, जिसकी वैल्यू कितने की है? 2000। एम आई क्लियर? 3 रुपए वाली कितनी है? 3000, जिसकी कीमत कितनी है? 9। क्या मेरे पास 10 तारीख की इवनिंग को क्लोजिंग के टाइम पे 2 तरह का स्टॉक पड़ा था? 2 रुपए पर केजी वाला, 3 रुपए पर केजी वाला। एम आई क्लियर बेटा? 20 मार्च 2022 को मैंने 5000 किलोग्राम शुगर और खरीदी।
पर किलो रेट 4 रुपीज़, कितना हो गया? आ गई बात समझ? मैंने कोई मटेरियल इशू नहीं किया। अब मेरे पास 2 रुपये वाली कितनी पड़ी है? 1,000, 2,000। 3 रुपये वाली कितने? 9,000। 4 रुपये वाली कितनी? 5,000। आ गई बात समझ? मेरे पास 3 तरह की रेट का कॉम्बिनेशन का माल पड़ा हुआ था। एम आई क्लियर? हुआ क्या बेटे, 25 मार्च 2022 को मुझे कुछ मटेरियल सप्लाई करने का ऑर्डर मिला। किसी फैक्ट्री में मुझे क्या करना था? शुगर बेचने। फैक्ट्री तो क्या, किसी भी सप्लायर को क्या करने, मतलब परचेजर को मुझे क्या करनी पड़ी? शुगर सप्लाई करनी पड़ी। और उसने मुझसे मांगी 7,000 kg ऑफ शुगर। कितना? 1,000 7। पहले देखो क्या मेरे पास गोडाउन में 7,000 किलोग्राम ऑफ शुगर पड़ी है क्या? एक्चुअली कितनी पड़ी है? 9,000। क्या सीधे सीधे 9,000 लिख सकता हूँ क्या? मैं कौन सा मेथड काम में ले रहा हूँ? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट इन? व्हाट इज फर्स्ट आउट? पहले 2 वाली आई कि 3 वाली आई कि 4 वाले? सीक्वेंस 4-3-2 था या 2-3-4 था? बात समझ में आ गई? तो पहले कौन से रेट वाला माल निकालूंगा? 2 रुपए वाला। अब 2 रुपए वाली के देखो पहले कितनी पड़ी है? बोलेंगे 2 रुपए वाली 1,000। वापस बोलेंगे 2 रुपए वाली 1,000। चली गई बेटा? मुझे कितना इशू करना था? 7,000। 1,000 इशू कर चुका। कितनी बाकी है? 2 वाली 1,000 फिनिश, 3 वाली 3,000। कितना रुपए? 9,000। आई बात समझ? 7,000 में से 4,000 निकल गई बेटा। कितनी बची? 2 वाली फिनिश, 3 वाली फिनिश, 4 वाली 5,000 में से 4 वाली 3,000 ही इशू कर सकता हूँ। कितनी? बात समझ में आ गई? 2 वाली 1,000 फिनिश, 3 वाली 3,000 फिनिश, 4 वाली 5,000 में से 4 वाले 3,000 फिनिश, तो बची रेट 4 वाली ना बेटा? 4 वाली 2,000, वैल्यू 8,000। एम आई क्लियर बेटा? अगर अब 31 मार्च 2022 तक कोई और गुड्स मेरे पास नहीं आई तो क्या यही मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा कि नहीं? क्या आपको मेथड समझ में आ गया? दिस इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नोट करना है आपको? कर लो, चलो नोट कर लो। लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा नहीं दूंगा।
सॉरी, कुछ नहीं बोला बेटे मैंने, आप ये मानो मैंने कुछ भी नहीं बोला। वापस सुनो, लीफो में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। हम लोग को कितना क्वांटिटी इशू करना था, 7000। अब मैं सबसे पहले जो आखिरी में जो रेट आई है वो वाला माल क्या करूंगा, इशू करूंगा। सबसे पहले 4 वाली कितनी इशू कर दी, 5000। अब बचे कितनी, 2000। अब 2000 कौन सी वाली, 3 वाले, तो 3 वाली 2000 इशू कर दिया मैंने। 4 वाली पूरी फिनिश हो गई। अब 2 तरह की रेट का माल पड़ा, एक 2 रुपए वाला 1000, एक 3। तो सीक्वेंस वही रखिएगा, पहले 1000 वाली 2 लिख दी अपन ने, फिर 3 वाली 3000 में से 3 वाली 2000 चली गई, तो 3 वाली 1000 बची। क्या बेटा, बात समझ में आ गई आपको, पक्की बात क्लियर है। कौन सा मेथड है, लेकिन इसे सही मेथड नहीं माना जाता। दिस इज नॉट अ रेशनल मेथड। खुद दिमाग लगाइए जरा, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप कोशिश करेंगे कि आप सबसे पहले क्या करें ताकि वो गुड्स आउटडेटेड ना हो। बात समझ में आ गई बेटा। इसलिए अब तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं इन मेथड्स में से या तो फीफो का आया है या वेटेड एवरेज का आया है। लीफो को भी सही मेथड नहीं मानते और एवरेज प्राइस को भी मेथड सही नहीं मानते। बात समझ में आ रही है बेटा, ये समझ में आ गया सभी को, नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिस्टम आपको समझ में आ गया कैसे करते हैं। अब अगर लीफो की बजाय हम लोग क्या लिख दें, एवरेज प्राइस मेथड। बेटा आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला था ना, देखो यहाँ क्या होगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा इधर। आपके पास पहले 1000 किलोग्राम शुगर पड़ी थी क्या, कितने रुपए वाली पड़ी थी, 2 रुपए वाली। आपने कितने किलोग्राम शुगर और खरीदी, तो 1000 प्लस 3000 कितना हो गया, 4। ऑल क्लियर बेटा। अब हमें एवरेज प्राइस का करना है, कैसा करना है एवरेज प्राइस। 2 तरह की रेट है, एक 2 रुपए, एक 3 रुपए। 2 + 3 5 डिवाइड बाय 2, एवरेज किया 2.5। क्या 10,000 आ गया बेटा, आ गई बात समझ, हाँ क्लियर। देखिए बेटा बुरा मत मानिए, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं पढ़ाई पे, मैं कह रहा हूँ ना आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप ध्यान देंगे सब समझ में आ जाएगा। 1000 पहले से थी मेरे पास, मैंने और कितनी खरीदी, 3000। 1 + 1000 कितनी हो गई, या 3000 कितनी हो गई, 4000। ये तो क्वांटिटी हो गई। मेरे पास रेट कितनी पड़ी थी, एक 2 रुपए की और एक 3 रुपए की। मुझे इस 3 रुपए और 2 रुपए की एवरेज रेट निकालनी है। 2 + 3 5 डिवाइड बाय 2, हाउ मच, 2.5। आ गई क्या एवरेज रेट। बिलीव मी मैंने यही समझाया था पहले भी, ध्यान नहीं दिया तुमने, अब की बार ध्यान देना ठीक है। अब मेरे पास कितनी किलोग्राम शुगर पड़ी है और मैंने कितनी खरीद ली, 4 पहले से थी, 5 और आ गए, 9। लेकिन मेरे पास रेट अब 3 हो गई, एक 2 वाली, एक 3 वाली, एक 4। 4 + 3 7 + 2 9। ये 9 जो है वो 3 तरह की रेट का टोटल है ना, 9 डिवाइड बाय 3, एवरेज रेट 3। आई बात समझ, इजी लग रहा है ना। कितनी थी, कितनी बेच दी। अब यहाँ फीफो लीफो की तरह आपको रेट अलग लिखने की जरूरत नहीं है। 7000 एवरेज प्राइस रेट, 3000 कितना, 21000। 3 वाली 2000, 6000। आ गई बात समझ। बड़ी एग्जाम में नहीं पूछता क्योंकि ये गलत मेथड है, सही मेथड नहीं है। बताइए क्यों। अमाउंट में फर्क आ रहा है और आप क्वांटिटी को तो वेट दे ही नहीं रहे, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा क्वांटिटी से कितना है। 1 केजी की कीमत 2 रुपए हो और 9999 की कीमत 5 रुपए हो, तो 5 + 2 7 डिवाइड बाय 2, 3.5 रुपए ही 1000 की रेट हो गई, 3.5 ही 9900, मतलब 9000 की रेट पैसे पकड़ लो आप। तो रेट्स में क्वांटिटी को ध्यान ही नहीं रखा गया। बात समझ में आ रही है। एक और बात बताता हूँ, इसकी परसेंटेज है 90%, इसकी परसेंट है 30%, ठीक है। मुझे इन दोनों की एवरेज रेट पता करनी थी, तो मैंने इंडिविजुअल नहीं पूछा, मैंने फटाफट बता दो तुम्हारी एवरेज रेट क्या है, 9 + 3 120, 60%। इसको मैं बिलो एवरेज मान लूंगा या एवरेज मान लूंगा, टेल मी यस और नो। जबकि सुपर इंटेलिजेंट था, 90% लाया था, क्या लाया था। ये कितना परसेंट था इसका, 30, पर मैंने इसको क्या मान लिया, एवरेज। तो रॉन्ग वैल्यूएशन, इंडिविजुअल रॉन्ग वैल्यूएशन हो गया कि नहीं हो गया। बात समझ में आ रही है।
इसलिए एवरेज मेथड को भी कंसिडर नहीं किया गया। आप देखिए ना, आपने 2 रुपए की रेट किसकी तय की हुई थी, आपने 2.5 रुपए की रेट भी किसकी बना दी, कम क्वांटिटी वाले की, और 2.5 रुपए की रेट बता दी ज़्यादा क्वांटिटी वाले की। टेल मी यस और नो, क्वांटिटी को ध्यान में नहीं रखा। बात समझ में आ गई बेटा? कौन सा मेथड था ये, एवरेज। लेकिन फिर कौन सा मेथड आता है, वेट। वेटेड, वेट का मतलब जहां पर आप क्वांटिटी को भी ध्यान में रखकर क्वेश्चन मतलब वेट निकालते हैं। वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। एक हम बहुत बड़ा ड्रम लेकर आए, ब्लू कलर का सुंदर सा, क्या लेकर आए, ड्रम। उस ड्रम में पहले 1000 किलोग्राम शुगर पड़ी हुई थी। कितने रुपए की थी? ये आता है और ये कहता है इस ड्रम में रखी हुई सारी शुगर हमें बेच दो। मैंने कहा निकालो 2000 रुपये। इसने 2000 रुपये दिए और 1000 किलोग्राम शुगर लेके चला गया। बात समझ में आ गई? नाउ मान लो उस ड्रम में 2 रुपए वाली कितनी किलोग्राम पड़ी है, 1000, जिसकी कीमत कितनी है, 2000। एम आई क्लियर? हमने और कितनी किलोग्राम शुगर पड़ी, ड्रम में पहले से कितनी पड़ी थी, हमने और 3000 किलोग्राम उसमें डाल दी बेटा। 1000 प्लस 3000 कितनी हो गई, अंडरस्टूड ना? पहले से उसमें कितने रुपए का माल पड़ा था, अभी और कितने रुपए का माल डाला गया, तो इस शुगर की जो रेट का जो टोटल प्राइस हो गई, उस ड्रम में पहले 2000 का माल पड़ा था, उसमें 9000 का माल और ऐड हो गया, 11 हो गया कि नहीं हो गया? पक्की बात समझ में आ गई? अब मुझे रेट निकालनी है। 11,000 रुपये कितने किलोग्राम शुगर की कीमत है, मुझे पर केजी की रेट निकालनी है। तो आप 11,000 को उसके प्राइस को उसके वेट से ही डिवाइड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो आप जो रेट निकाल रहे हैं ना उसे क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज। क्या बोलते हैं उसे? यूज योर कैल। 2.7। बात समझ में आई बेटा? आपने क्या ध्यान रख लिया, वेट का भी ध्यान रख लिया। अंडरस्टूड? अच्छा, आपके पास ड्रम में पहले कितनी किलोग्राम शुगर थी और कितनी खरीदी, कितनी आ गई? अच्छा, ड्रम में जो माल रखा था पहले उसकी कीमत कितनी थी, आपने कितना और खरीद लिया, 11 प्लस 20 बराबर। एम आई क्लियर? 31,000 रुपये कितने किलोग्राम शुगर का रेट है, पर केजी का निकाल सकते हैं? 3.44444 आता ही चला जाएगा। इसे 3.445 करके स्टॉप किया जा सकता है। नाउ आपको कितना किलोग्राम शुगर बेचने का ऑर्डर मिला? मान लीजिए मुझसे 9000 का 9000 सामान ले जाता, तो मैं इसको 9000 किलोग्राम शुगर देता और पूरे 31,000 ले लिया होता। ये कहता है नहीं नहीं, ड्रम में 9000 बहुत ज़्यादा है, मेरे को तो केवल कितनी चाहिए, 7000। मैं कहा कोई बात नहीं, 31,000 रुपये की कीमत कितने किलोग्राम की है, मैं 7000 का निकाल लेता हूँ। यूज योर कैलकुलेटर। 31,000 डिवाइड बाई 9,000 मल्टीप्लाई बाय 7,000। 31,000 डिवाइड बाई 9,000 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना आया? जो वैल्यू आ रही है वो 7,000 की आ रही है ना, डिवाइड बाय 7,000 वही 3.44 आ रही थी कि नहीं आ रही? डायरेक्टली बोल सकता था आपको मैं 444 कितना बताएं मुझे आप? 24,000 1.11 तो स्टॉप कर सकते हैं इसको। 24,111। अंडरस्टूड बेटा? कितना किलोग्राम माल था, कितना चला गया, कितना बचा, कितने की रेट का? 3.44444 6,880। एम आई क्लियर? दिस इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। व्हाट आई डिड एक्चुअली, क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड कर दी बेटा, प्राइस में क्या ऐड कर दी मैंने, प्राइस, प्राइस में ऐड कर दी प्राइस। 2 + 9 कितना हो गया, 11,000। पहले से कितनी पड़ी थी, 4,000 में कितनी ऐड कर दी, कितनी हो गई, 9,000। 11,000 में कितनी ऐड कर दी, 20,000, कितनी हो गई, 31। 31,000 का दाम कितनी क्वांटिटी का है, तो एक का दाम कितने का हुआ, 3.444। एम आई राइट बेटा? जो एक क्वांटिटी की रेट निकल गई
उसे जितनी गुड्स अपन सप्लाई कर दी है उससे मल्टीप्लाई कर दें। 7000 मल्टीप्लाई बाय 3.444 कितना आ गया? 24,111। एम आई क्लियर बेटा? बचा हुआ वैल्यू 2000, इसके हिसाब से 6880। अंडरस्टूड बेटे? वेटेड एवरेज मेथड एंड फीफो मेथड आर ऑप्टेड, नॉट एवरेज नॉट लीफो। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 छोड़कर इलस्ट्रेशन नंबर 2nd, 3rd और 4th एंड 5th, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 4 बोले आपको मैंने मेथड भी कितने बताए आपको आज? 4। 2nd फीफो का है, सुन लो अभी सुन लो, पूरी बात सुन लो। 2nd किसका? फीफो का। 3rd लीफो का। 4th एवरेज। 5th ना करो तो भी चलेगा। क्यों कर जाऊँ? बोल रहा हूँ क्यों? क्योंकि जैसे मैंने एग्जाम्पल दे के बता रखा है वैसे उन्होंने एग्जाम्पल दे के बता रखा है। अगर करना ही है, मॉड्यूल दिखा रहा हूँ ध्यान से देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 11 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 12, सीधे कहाँ चलेंगे अपन? इलस्ट्रेशन नंबर 11 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 12। इनके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और उम्मीद है कि आपसे भी पूछ लिए जाए। ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 11 क्या लिखा है? द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ स्पेयर पार्ट ऑफ श्रीराम मिल्स। आपको डेट दी हुई बेटा, पर्टिकुलर्स गिवन है, क्वांटिटी खरीदी उन सबकी प्राइस गिवन है। लास्ट पे देखिए क्या लिखा है? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31st मार्च इफ द कंपनी फॉलोज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेस। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर यही सेम इंफॉर्मेशन डीवीए श्रीराम मिल्स की सेम जानकारी आपको गिवन है बेटा, एंड में बोलता है वेटेड एवरेज। तो अगर बहुत ही इच्छा है कि नहीं हम करेंगे तो फिर इलस्ट्रेशन नंबर 11 और 12 कल कॉपी में करके लेकर आएंगे और मैं उसे कल चेक करूंगा, क्योंकि आज अपन ने कौन सा सिस्टम पढ़ लिया? परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, परपेचुअल कॉपी चेकिंग सिस्टम। मजाक नहीं कर रहा हूँ, कल चेक करूंगा, ध्यान रखिएगा। मतलब यूँ दिखा दीजिएगा। अच्छा, इसके पीछे का बेनिफिट सुन लीजिए। दिखने में तो बहुत चीज़ आसान लगी, लेकिन जब यही हाथ से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जरूर आपको लगेगा कि हम कोई गलती कर रहे हैं। वो जो गलती करें आप कल हमें से पूछ लीजिएगा। तो अभी कहाँ जा रहे हो आप? अरे देखो भाई, इसका एक क्वेश्चन है कि सर यहाँ रेट नहीं लिखी हुई, तो बेटा ये रेट तो अपने को ही पता करनी पड़ेगी ना। पहले ये वाली निकालेंगे ना, फिर ये निकालेंगे। अभी 8 मिनट बाकी हैं। ऐसे एक सेकंड। हाँ, आपका होमवर्क भी चेक करेंगे। आप लोग अपनी कॉपी दिखा दीजिएगा। क्या करना था? ये लो। नहीं, नो थैंक यू, अभी आई एम स्टिल हेयर। ये रहा बेटा। क्या बताया था? नहीं, वो बता दिया इसको मैंने कि भाई कैसे रेट क्वेश्चन में गिवन थी। वो रेट बेटा जरूर रेट गिवन थी ना क्वेश्चन में। ये रेट निकालूंगा ना उस क्वेश्चन में। मैंने तो 2 रुपये चेन लिए, ये थोड़ा महंगाई के जमाने में जी रहे हैं तो इन्होंने महंगी रेट ले लिए। ठीक है, चलो भागो पर करके लाना आप लोग।